हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये फाउंडेशन बैच की दूसरी क्लास है। सबसे पहले तो हम लोग पहली क्लास में जो पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान क्या है, संविधान क्यों है, व अच्छे संविधान के लक्षण क्या होते हैं। आप लोग खुद से एक बार रिवाइज कर लें और मेरे साथ भी रिवाइज करते जाएं। जैसे मैंने कहा था, संविधान क्या होता है? आधारभूत नियमों का एक लिखित दस्तावेज। फिर ये इसके प्रकार मैंने बताए थे, तो मैंने बताया था दो तरह का होता है, कोडिफाइड है ना, और एक अनकोडिफाइड। कोडिफाइड में मैंने बताया था, उदाहरण दिया था भारत का संविधान व यूएसए का संविधान, इसमें आप जापान को भी जोड़ सकते हैं। और अनकोडिफाइड में मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड का संविधान व ब्रिटिश का संविधान। क्यों? क्योंकि ये संविधान कहीं एक जगह लिखित नहीं है, बिखरे हुए हैं। इस तरह हमने बताया था कि संविधान का क्या महत्व होता है, संविधान क्यों जरूरी होता है। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि संविधान के आधार पर ही किसी देश में एकता व अखंडता होती है। संविधान ही किसी राज्य की आत्मा होती है, या ये कह सकते हैं किसी राज्य का आधार होती है। संविधान ही किसी देश के सभी लोगों की आकांक्षाओं का या सपनों का पिटारा होती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ होता है जो समुदाय के या देश के सभी लोगों को आपस में जोड़ता है। फिर यह भी बताया था कि एक अच्छे संविधान के क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह होता है कि संविधान बनाते समय सभी वर्गों की भागीदारी हो, साथ ही सभी वर्गों पे उस संविधान का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो। इन सब के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। साथ ही हमारी सोशियो और पॉलिटी एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें भी संविधान के बारे में हमने कई बातें अलग से बता रखी हैं। तो जब आप इन दोनों वीडियो को देखोगे तो संविधान के संबंध में आपके पास एक समग्र दृष्टिकोण होगा, जो आपको यूपीएससी व यूपीपीएससी में कई जगह या सामान्य जीवन में भी बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए आज हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास। प्रीलिम्स में इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं और मेंस में आप इन पॉइंट का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। कोई भी सवाल हो तो उसको पूछने में कोई संकोच मत करिएगा। चलिए अब आपको बता दूं इस टॉपिक के बारे में क्या है, आखिर ये टॉपिक क्या है। तो देखिए, कोई संविधान दो तरीके से बनता है, या तो किसी एक घटना का परिणाम होगा, जैसे यूएसए का संविधान। यूएसए का संविधान क्या है कि जैसे ही अमेरिका में क्रांति होती है, एक संविधान सभा का गठन होता है और एक बिल्कुल नया संविधान बनता है। उस संविधान के संबंध में जो भी सब बातें हैं वो बिल्कुल नई हैं, उसका पीछे से कोई इतिहास से कोई संबंध नहीं है ना। वहीं एक भारत का संविधान है जो किसी एक घटना का परिणाम ना होके एक विकास का परिणाम है, अर्थात एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। अब आप कहोगे सर ये क्रमिक प्रक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों, जैसे एक बीज पहले पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, तो ये क्या है? एक क्रमिक विकास है, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। ऐसे ही अपने भारतीय संविधान का भी बहुत धीरे धीरे विकास हुआ है। एक छोटे बच्चे के तौर पे भारतीय संविधान धीरे धीरे, आप कहोगे 1950 में अपनी चरम अवस्था में पहुंचता है ना। अब आपको ये विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो जब हम इस घटना को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को जब आपको पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा जो आज हम भारतीय संसद देखते हैं, कैसे वो 6 लोगों से मात्र शुरू हुई थी, अर्थात एक छोटी सी, जिसे हम मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, उससे कैसे एक बड़ी संसद बनी। जितने भी आज आप संविधान के प्रावधान देख रहे होंगे, उन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं आपको ये सब आज बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इस टॉपिक में कुछ नहीं आता, बहुत ही जीरो से पढ़ा रहा हूं। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल निश्चिंत और बेफिक्र होकर बस मेरे साथ जुड़े रहना है। आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत सी चीजें समझ में आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एक घटना समझिए कि मान लीजिए ये यूके है, जिसे आप लोग ब्रिटेन भी कहते होंगे, है ना। और चलिए भारत में ही बगल में भारत का नक्शा बना दें, इसके साथ कोई मजाक नहीं। ठीक है, जो भी बना हो स्वीकार करिए, है ना। तो ये भारत का नक्शा बन चुका है ना, ये यूके है। अब चलिए हम लोग 1600 सदी में चलते हैं, ठीक है, 1600 के समय चलते हैं। आपको पता होगा कि इसी समय यूके की एक कंपनी
जिसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। अभी आपको देखिए धीरे धीरे सब फील होने लगेगा, बस सीट बेल्ट बांध के बैठे रहिए, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे भारतीय संविधान हमारा तैयार हुआ, कैसे धीरे धीरे हम लोगों ने इसमें प्रगति की। ये वैसे ही घटना है जैसे हम लोग जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले उसको ढंगाते हैं, फिर एक पैर से चलाना सीखते हैं, फिर बैठ के चलाते हैं, फिर हाथ छोड़ के चलाते हैं, और जब गिर जाते हैं तो फिर संभल कर चलाते हैं। तो कोई चीज़ बहुत चरणों में विकसित होती है, वैसे ही भारतीय संविधान भी कई चरणों में विकसित हुआ है। आप उसको समझिए। एक कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहाँ की है? यूके की है। अब ये कंपनी कुछ लोगों से मिलके बनी है ना। यूके के जो संपन्न लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग थे, वो आपस में मिलके एक कंपनी बनाते हैं और यूके की सरकार से कहते हैं, है ना, वहाँ यूके की सरकार जो भी थी उससे कहते हैं कि हमको अधिकार दो तो हम जाके भारत में व्यापार करें। अब भाई यूके की ये कंपनी है तो यूके से तो अधिकार लेगी। जैसे मान लो गूगल को अगर कहीं भी बिजनेस करना है तो उसको यूएसए से पहले परमिशन लेनी होगी। जैसे वर्तमान में अमेरिका ने बैन लगा के रखा है तो कोई भी अमेरिकन कंपनी ईरान में काम नहीं कर सकती, वैसे ही हर देश की कंपनी को अपने देश से परमिशन लेके ही कहीं ना कहीं व्यापार करना होता है। जैसे भारतीय कंपनी है कोई भी, उसे भारत की सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन लिया होगा कि कहा होगा किससे? वहाँ ब्रिटेन की सरकार से कहा होगा कि हमको परमिशन दे दो, हम जाकर भारत में व्यापार करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत उस समय सबसे संपन्न देश था। सोने की चिड़िया कहते हैं, आपने सुना ही होगा ना। पूरे विश्व का 1/4 व्यापार भारत से होता था, है ना। जैसे आज हम लोग चीन को देख रहे हैं तो उससे भी कहीं ज़्यादा अपना भारत संपन्न था। और भारत उस समय एक छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, कहीं कोई राजा शासन कर रहा है, कहीं कुछ, है ना। तो इस तरह विभक्त था। अब ये भारत की स्थिति है, ये ब्रिटेन की स्थिति है। तो ब्रिटेन में कई लोगों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और फिर उन्होंने यहाँ की सरकार से कहा कि हमको परमिशन दो, हम जाके वहाँ व्यापार करेंगे। क्योंकि व्यापार में हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा तो हम उस फायदे का कुछ हिस्सा आपको भी देंगे। ये वैसे ही घटना है जैसे मान लो गूगल भारत में आके व्यापार करता है और व्यापार करने में जब गूगल को बहुत ज़्यादा फायदा होगा तो क्या करेगा वो? तो यूएसए की सरकार को टैक्स देगा ना। तो यूएसए की सरकार क्या चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गूगल बिजनेस करे भारत में और हमको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, ऐसा ही होगा। तो ऐसे ही वहाँ की महारानी ने भी सोचा होगा, ठीक। वहाँ का जो प्रमुख है उनको महारानी या महाराजा, क्योंकि आपको पता है वहाँ क्या है, वहाँ संवैधानिक राजतंत्र है ना। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे अभी समझ में आएंगी। आप ये मत सोचिए कि आज की क्लास में सब समझ में आ जाए, है ना। अब 1 घंटे में तो सब कुछ नहीं आ जाएगा, तो इसलिए हिम्मत बांध के रखिए, है ना। अब देखिए कैसे आपको पता चलेगा। इस लोगों ने कहा कि हमको परमिशन दो, है ना। तो सरकार को भी लगा कि चलो भाई तुम जाके यहाँ बिजनेस करोगे, जो प्रॉफिट होगा उसका हमको भी फायदा होगा। तो इसी क्रम में इस कंपनी को 1600 में परमिशन मिल गई, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉयल चार्टर, है ना। जिसको राजलेख, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल चार्टर या राजलेख। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो क्या किया, एक प्रकार से वहां की महारानी, क्या नाम था महारानी का? इससे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। शब्द सुनिएगा, एकाधिकार, मोनोपोली। एक एक कीवर्ड पे आपको ध्यान देना है क्योंकि सिविल सर्विस में यही से क्वेश्चन बनते हैं। अब एकाधिकार का क्या मतलब है? एकाधिकार का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार था, साथ ही यह भी था कि और कोई वहां व्यापार भी नहीं करेगा, है ना। केवल ब्रिटिश की यही कंपनी बस व्यापार करेगी और कोई ब्रिटिश की दूसरी कंपनी व्यापार करने नहीं जाएगी। मतलब जितना भी फायदा होगा केवल इसी कंपनी को होना चाहिए, ऐसा कुछ था उस समय ना। फिर जैसे उदाहरण से जोड़ना हो तो मान लो यूएसए एक कानून बना दे कि केवल भारत में गूगल बस काम कर सकती है, उसके अलावा कोई यूएसए की कंपनी भारत में काम नहीं कर सकती, तो फिर फेसबुक को अपना बैग पैक करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ ऐसी घटना थी। तो भाई इसको मोनोपोली थी, यहां पर व्यापार कर सकता है। व्यापार शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक इकाई के तौर पे, एक आर्थिक इकाई के तौर पे भारत आती है
और भारत में वो बिजनेस शुरू करती है अपना और बहुत फायदा कमाती है। उससे वहाँ की ब्रिटिश सरकार को बड़ा फायदा होता है और ब्रिटिश सरकार बड़ा खुश होती है कि देखो आराम से पैसा आ रहा है, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, है ना। तो इस तरह बिजनेस धीरे धीरे चलता रहता है। पर आपको पता होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापारिक इकाई के तौर पे, अर्थात व्यापार करने वाली संस्था के तौर पे, पर धीरे धीरे वो क्या राजनीतिक इकाई या प्रशासनिक इकाई के तौर पे भी खुद को स्थापित करने लगती है। आपको पता होगा प्लासी के युद्ध के समय क्या हुआ, अपने आप को उसने एक राजनीतिक शक्ति के तौर पे स्थापित कर लिया, इतनी बलशाली हो गई हो, है ना। फिर उसके बाद 1765 में उसने क्या किया, 1765 में उसने बक्सर का युद्ध लड़ा जिसमें उसने दीवानी राइट हासिल कर लिए। अब आप कहोगे सर दीवानी अधिकार क्या होते हैं, तो इसको फिर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। जैसे मान लो भारत में गूगल केवल बिजनेस करने आए, पर गूगल इतनी पावरफुल हो जाए कि यहाँ की सरकार को हरा दे और फिर वो टैक्स लगाने लगे, टैक्स से संबंधित नियम बनाने लगे, है ना। तो ये होते हैं दीवानी राइट्स, राजस्व से संबंधित मामले, है ना। तो अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब उसको भारत में क्या राजस्व संबंधित अधिकार मिल गए। अब समझिए वो लोगों से टैक्स ले सकती थी, कितनी बलशाली हो गई होगी। साथ में यहां भी आपको यह समझना होगा कि अब वो एक आर्थिक इकाई से एक राजनीतिक इकाई का रूप ले रही थी, है ना। आपको पता होगा कि इलाहाबाद की संधि से ये हुआ, जब कभी हिस्ट्री में इस पर चर्चा की जाएगी, है ना, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है। अब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोगों को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना होगा। अब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पढ़ना है तो उसमें पॉलिटी नहीं आएगी। ये पढ़ाई का तरीका बहुत बेकार तरीका है और वर्तमान में सिविल सर्विस के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। इस समय इंटीग्रेटेड पढ़ाई ही पढ़नी चाहिए आपको, और वैसी ही क्षमता आप लोग भी विकसित करिए। तो चलिए हम लोग कहाँ पहुँच गए, 1765 आ गए। अभी देखिए संविधान की यात्रा शुरू नहीं हुई, अभी तो केवल आपके बैकग्राउंड बन रहा है ना। 1765 में आ गए, फिर क्या हुआ, सिविल राइट मिल गए कंपनी को, कंपनी टैक्स लगाने लगी। कहाँ कहाँ, बिहार में, उड़ीसा में और बंगाल में। आपको ये सब तो पता ही होगा अगर आपने इतिहास थोड़ी बहुत भी कभी पढ़ा हो, है ना। अब जब कंपनी को अधिकार ज़्यादा मिले तो एक समस्या ये आई कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो बहुत भ्रष्टाचार करने लगे। अब फिर इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे भारत में मान लो गूगल कंपनी को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल जाए, पर जो गूगल की कंपनी के अधिकारी होंगे ना वो अपना क्या करने लगे, अपना व्यक्तिगत रूप से फायदा कमाने लगे, जैसे कंपनी से झूठ बोलने लगे, है ना। तो इससे समस्या क्या होगी, इससे समस्या ये होगी कि जो कंपनी के अधिकारी काम कर रहे हैं उनको तो बड़ी कमाई होगी, है ना, उनकी जेब तो बहुत भारी होगी, पर कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए 1765 के बाद ऐसा ही माहौल बनने लगा। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल गए, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, जो गवर्नर थे, जो वहाँ के अन्य भी बड़े पदों में थे, वो निजी रूप से लूटपाट करने लगे, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार करने लगे। और इस तरह में क्या हुआ, इस तरह में ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान होने लगा। स्थिति यहाँ तक आ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने ब्रिटिश की सरकार से लोन मांगा कि साहब हमें कुछ पैसा दो वरना हम डूब जाएंगे। तो ब्रिटिश की सरकार ने कहा कि भाई तुम्हें तो हमने भारत में फायदे के लिए बेचा था और तुम ये क्या चेहरा लेके आ रहे हो कि हमें पैसा दे दो, ये सब क्या है। तो बड़े नाराज वराज हुए होंगे, है ना। और जब नाराज हुए होंगे तो उन्होंने दिमाग लगाया होगा कि चलो पता करें क्या कमी है। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से लाभ नहीं कमा पा रही, एक ऐसी जगह से जहां पर प्रचुर संसाधन है वहां से कैसे लाभ नहीं कमा पा रही, क्या कमी हो गई। तो उन्होंने, है ना, अब वहां पर उस समय प्रधानमंत्री थे, कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ, है ना, लॉर्ड नॉर्थ थे। तो उन्होंने एक कमेटी गठित की, ठीक, जिसे कहा जाता है गुप्त समिति, है ना। अब चूंकि ये बहुत सीक्रेट थी, क्योंकि बता के तो नहीं करेंगे ना, अब खोजबीन करनी कि कहाँ गड़बड़ है, तो एक सीक्रेट कमेटी गठित की और सीक्रेट कमेटी से कहा कि पता करो भाई कि क्या लफड़ा है, आखिर क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी फायदा नहीं कमा रही। तो इसने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं वो अब केवल अपने निजी लाभ के लिए काम कर रहे हैं, ना कि कंपनी के लाभ के लिए। क्योंकि कंपनी को अब लाभ हो नहीं रहा तो फिर कंपनी का जब घाटा होगा तो
वो सरकार को टैक्स भी नहीं दे पाएगी, इसलिए ये सब हो रहा है। तो इस तरह की स्थिति समझ में आई। तो फिर वहाँ के लोगों को, सरकार को लगा कि भाई अब इसको तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अर्थात जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने इतनी आज़ादी दे रखी थी कि तुम्हें जो भी करना है तुम अपने तरीके से काम करो, जो 1600 का चार्टर एक्ट था, है ना, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार था कि तुम अपने हिसाब से कानून बना लो, अपने हिसाब से खुद को व्यवस्थित करो, बस हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा चाहिए, इतना उसको पावर दिया था। जो एलिजाबेथ प्रथम ने इनको लाइसेंस दिया था, और ये लाइसेंस हर समय रिन्यूअल होता रहता था, 15-15 साल में रिन्यूअल होता था, है ना। तो हर बार इनको क्या मिलता था, अधिकार मिलते जाते थे। लेकिन 1765 के बाद की स्थिति जब खराब हुई और फिर जो गुप्त समिति थी उन्होंने अनुशंसा की कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब उसमें सरकार को अपना नियंत्रण बनाना होगा। अर्थात अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ कड़े प्रावधान बनाए जाएं, वरना ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जाएगी, और जब अगर वो डूब गई तो फिर बहुत नुकसान होगा। क्योंकि उस समय भारत में दूसरी कंपनियां भी थी, आपको पता ही होगा, डच की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, तो इनको टेंशन थी, है ना, इनको ये था ना कि कंपटीशन करना है। तो इस तरह फिर जो गुप्त कमेटी ने रिपोर्ट बनाई और जो उसने अनुशंसा की, उसके बिहाफ पे एक नया कानून बनाया गया, है ना। वो कानून क्या था? वो कानून था, ठीक है, 1773 अर्थात 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी इस शब्द से ही, ठीक है, कि रेगुलेट करने के लिए बनाया। तो इस कानून को पढ़ने के पहले हम ये बता दें कि ये कोई पहला कानून था जो भारत के संदर्भ में बनाया जा रहा था और एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन शुरू किया जा रहा था। यहां पहले राजतंत्र चलता था, अर्थात राजा का वचन ही शासन होता था। अब वहां पर संसद के द्वारा पहली बार कोई कानून बनाया जा रहा है। यह संसद ब्रिटिश की संसद थी, पर पहली बार कुछ तो प्रभाव दिखा लोकतंत्र का, है ना, अर्थात जनता द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा नियम बनाया जा रहा है। इस बात को थोड़ी समझने की कोशिश करिएगा, है ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, घबराइएगा मत, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इतनी जल्दी आपको नहीं घबराना। तो समझ में आना चाहिए आपको रेगुलेटिंग एक्ट क्या बना, और इसके तहत हम पहले बैकग्राउंड पे इस पर चर्चा करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था। अभी मैंने आपको सारा बैकग्राउंड बता रखा है, बस एक बार मैं ब्रीफ करूंगा कि उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, इसीलिए इसमें नियंत्रण बनाने के लिए कानून बनाया। और उसी समय ना इंग्लैंड का युद्ध भी हो रहा था, तो इंग्लैंड को पैसा भी बहुत चाहिए था, तो और इंग्लैंड के महाराज जी परेशान थे या प्रधानमंत्री जी परेशान थे, तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। चलिए अब चलते हैं, इसका बैकग्राउंड क्लियर हो गया, अब इसके प्रावधान चलते हैं कि इसमें क्या क्या किया। तो देखिए प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपने कान को खोल के सुनिएगा, है ना। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो प्रावधान किया गया वो प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को ठीक क्या किया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब कहोगे ये क्या होता है ना, गवर्नर जनरल बना दिया, अर्थात बंगाल के गवर्नर को ज्यादा शक्तियां दे दी। चलिए इसका कारण बताऊं ऐसा क्यों किया। तो देखिए भारत में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक थे ना वो ब्रिटिश में बैठे होते थे, कहां पर, ब्रिटेन में, है ना, और ब्रिटेन से बैठ के शासन करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई एक व्यक्ति ही यहां पर पूरा देख रहा हो, यहां पर 3 प्रेसिडेंसी थी, अर्थात ये कहिए 3 फैक्ट्रियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। आप उसको फैक्ट्री भी समझ सकते हो, है ना। एक फैक्ट्री कहां थी, कलकत्ता में, दूसरी फैक्ट्री कहां थी, मद्रास में, और तीसरी फैक्ट्री कहां थी, बंबई में। इन्हीं को आप फोर्ट भी बोल सकते हो भाई, फैक्ट्री, किला, वही सब था कि अपने एक जगह पे कब्जा कर लेते थे और उसकी किलाबंदी कर लेते थे, वहीं से व्यापार करते थे। तो ये 3 था, इसको फोर्ट विलियम बोलते हैं, आपको अगर सुना हो, है ना। तो यहां से हो रहा था, और तीनों के अपने अपने एक अधिकारी होते थे। पर सवाल यह था कि इन तीनों अधिकारी में कोई समन्वय नहीं होता था। अगर इनको कोई भी जानकारी लेनी है तो ये कहां से जानकारी लेते थे, यहां से लेते थे। जैसे मान लो कहीं लड़ाई करनी है, जैसे यहां लड़ाई करनी है, तो अब ये तीनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे, यहां तीनों बात करेंगे, है ना।
और फिर इन तीनों को यहाँ से परमिशन मिलेगी। तो ये बताइए, उस समय व्हाट्सएप और फ़ोन तो था नहीं कि तुरंत बात हो जाए, बहुत लंबा समय चलता था। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात समझ में आ गई, या सरकार को ये बात समझ में आ गई कि अगर इन तीनों का आपस में समन्वय करवा दें तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अच्छे से काम करने लगेगी और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाने लगेगी। आपको बस ये बात देखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी फायदा कैसे कमाएगी, है ना, क्योंकि वहाँ की सरकार यही चाह रही है कि फायदा कमाना। साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि अब जो कंपनी 1600 में बनी थी वो 1765 के समय काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। तो ब्रिटिश सरकार की इसमें आंखें भी टेढ़ी हो गई थी, मतलब वो सोच रही थी कि ये कंपनी हम कैसे अपने कब्जे में ले लें, अर्थात सरकार के कब्जे में ले लें। ये कंपनी जो अभी प्राइवेट कंपनी है उसको कैसे सरकार अपने हाथों में ले ले, और जो अभी थोड़ी बहुत टैक्स मिलता है उसकी जगह फिर हम क्या करें, पूरा का पूरा हम ही रखें। तो ये भी उसके मन में था, है ना। बैकग्राउंड में एक स्टोरी चल रही है, आप उसको समझिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं समझा रहा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत अभी छोटे बच्चे हो तो बिल्कुल एक कहानी की तरह इसको सुनो, है ना। तो चलिए, अब मैंने आपको क्या कहा, एक पहला प्रावधान किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसी के पीछे की कहानी बता रहा हूँ कि 3 लोग अलग अलग थे, तीनों के अपने अपने गवर्नर होते थे। तो कानून ने क्या किया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कहा कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको अब गवर्नर जनरल बोला जाएगा, है ना, और ये इन दोनों से ज्यादा पावरफुल होगा। अब इन दोनों को इससे पूछ के काम करना होगा। तो इस तरह आप कहेंगे कि बंगाल के गवर्नर को ज्यादा शक्तिशाली इसलिए बना दिया क्योंकि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से काम कर सके। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह ज्यादा पावरफुल हो गया बंगाल का गवर्नर, और उसको सैन्य संबंधित पावर भी मिल गए, अर्थात कहीं युद्ध करना हो तो इसके पास पावर था। साथ में सिविल संबंधित भी उसको पावर मिल गए। देखिए, 2 तरह की पावर होती है, सैन्य और सिविल, है ना। जैसे आप किसकी तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की, तो इसका क्या मतलब है, जो सैन्यों से संबंधित ना हो, सैन्य से गतिविधियों से संबंधित ना हो, बस उसको मान लीजिए सिविल, है ना। और सैन्य जो लड़ाई वड़ाई करने से संबंधित हो। 2 तरह के अधिकारी होते हैं, या तो सैन्य या तो असैन्य, जिसको हम सिविल बोलते हैं। तो इसको भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बस इतना ही समझ लीजिए। तो इस तरह के दोनों अधिकार किसको मिल गए, बंगाल के गवर्नर जनरल को। अब वो लड़ाई से संबंधित मामले भी देख सकता है, साथ में टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना, या कहाँ क्या करना है, कैसे नियम बनाने हैं, इन सब के भी पावर मिल गए। तो इस तरह अब बंगाल का गवर्नर क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। और क्यों किया, ताकि हर चीज की जानकारी के लिए ब्रिटेन ना पड़े। अब ये लोग आपस में समन्वय करें और भारत में ज्यादा से ज्यादा मजबूत शासन स्थापित करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन को लाभ हो, क्योंकि उस समय उपनिवेशीकरण की कल्चर चल रहा था, अर्थात दूसरे देश का शोषण करके ज्यादा से ज्यादा आर्थिक फायदा कमाना है। तो ये पहला प्रावधान हो गया। तो पहले प्रावधान में हमने क्या क्या बताया कि पहला प्रावधान क्या था और क्यों था, क्योंकि समन्वय करना था, है ना। पूरी कहानी के साथ मैं चर्चा कर रहा हूं, आराम के साथ। फिर दूसरा प्रावधान क्या किया, दूसरा प्रावधान ये किया कि कहा गया कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित होगा। अब सुप्रीम कोर्ट को आप इस वाले सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर मत कर लीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट अलग टाइप का सुप्रीम कोर्ट था, है ना। कहा जरूर इसे सुप्रीम कोर्ट गया, पर इसके खिलाफ भी अपील हो सकती थी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया तो उसके खिलाफ अपील कहाँ होगी, उसके खिलाफ अपील होगी जो ब्रिटेन है अर्थात जो यूके है, वहां पर प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। वहां एक प्रीवी काउंसिल संस्था होती है, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो वहां की जो प्रीवी काउंसिल संस्था थी, वहां इस पे अपील हो सकती थी। क्योंकि मैंने इसलिए ये पॉइंट बता दिया कि मान लीजिए कभी सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट बना था, फिर दूसरा कथन कर दिया जाए कि वह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती थी, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने हैं। मैं एक एक कीवर्ड पे काम कर रहा हूं, है ना। तो इस तरह दूसरा प्रावधान हो गया। दूसरा प्रावधान क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, है ना, और सुप्रीम कोर्ट कहां पर, कोलकाता में, पर इसके खिलाफ अपील भी हो सकती थी। तीसरा प्रावधान इसमें किया गया, तीसरा प्रावधान इस कानून में किया गया जो 1773 का एक्ट था। यह कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसकी मदद करने के लिए
4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद होगा, अर्थात 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद होगा, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब याद रखिएगा, इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया है एग्जीक्यूटिव, क्योंकि यहां से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा, सिविल सर्विस में क्वेश्चन कहीं नई किताब से नहीं आते, बस वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप किसी लाइन को पढ़ते कितना ध्यान से हो। क्योंकि भाई आप अधिकारी बनने जा रहे हो, आपको दिन भर में 100 फाइलें देखनी हैं, और जब आप फाइल देखोगे तो क्या एक एक पढ़ोगे क्या? नहीं, आपके अंदर एक नई तरह की क्षमता होनी चाहिए कि आप एक नज़र में पूरी फाइल देख लो कि कहाँ कमी है, क्योंकि आपको केवल साइन करना है बस। अब मान लो आपके नीचे का कोई अधिकारी कुछ गलत सलत लिख के लाए, आपसे साइन करवा ले, और किसका नुकसान होगा? उससे तो पूरे राज्य का नुकसान होगा ना। किसका? इसीलिए सिविल सर्विस का प्रीलिम्स भी ऐसा होता है कि वो लोग चेक करते हैं कि आप किसी बुक को कितना ध्यान से पढ़ते हो, है ना। आप पढ़ोगे कि 4 सदस्यीय परिषद बनी, लेकिन ये शब्द अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप गलत कर जाओगे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही? मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं तो इसके साथ ये भी बता रहा हूं कि प्रीलिम्स व मेंस के कैसे क्वेश्चन आते हैं। इन बात को बड़े ध्यान से रखिएगा, ये इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगर आपको मैं बताऊं, ठीक। क्योंकि जो पढ़ाना है वो तो आपको कई चैनल में मिल जाएगा, कई यूट्यूब चैनल में, कई बुक में मिल जाएगा, पर ये बातें आपको नहीं मिलेंगी। ये बातें अनुभव से आती हैं, और सामान्यतः कोई शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इसको शेयर तभी करेगा जब पेड बैच करेगा। लेकिन मेरा उद्देश्य या स्टडी 91 का उद्देश्य क्या है कि आपको फ्री में अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो ये सब बातें आपको समझ में आ रही? तो इस तरह 4 लोगों की कार्यकारी परिषद बनाया गया, है ना। अर्थात जो गवर्नर जनरल होगा ना बंगाल का, उसके लिए 4 लोग मदद करने के लिए होंगे। ये चारों उसकी बेचारे की मदद करेंगे, क्योंकि भाई एक आदमी इतना बड़ा शासन थोड़ी देखेगा। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, उनके लिए कौन सी होती है मदद करने की संस्था? कैबिनेट, या कहिए मंत्री परिषद। ये भी क्या है? ये भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, क्योंकि सारे मंत्री क्या हैं? एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, है ना। ये आपको मैंने शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत वाले टॉपिक में अच्छे से बताया है। मैं फिर बार बार कहूंगा, जो मैंने 1 महीने में कई सोशल और पॉलिटिकल इशू बताए हैं, उसका उद्देश्य ही यही था कि आप लोगों में एक बेहतरीन समझ पैदा करना, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये बस मेंस के लिए, ठीक। उनको देखिएगा, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तो आप सिविल सर्विस का कभी प्री निकालने की सोचिएगा भी मत। अगर ये सोच रहे हो कि पीसीएस का निकाल लेंगे, उसका तो फैक्चुअल आता है, तो आप पीसीएस के 2 साल के पेपर उठा के देखिए कैसे पैटर्न बदल गया है। तो चलिए, हमने पहला प्रावधान पढ़ा, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। दूसरा प्रावधान पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट बना दिया। तीसरा प्रावधान किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद दी गई, ताकि वह उसकी मदद कर सके। फिर एक और प्रावधान इसमें किया गया कि जो कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये क्यों, है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम चौथे प्रावधान की बात कर रहे हैं, ठीक है। चौथे प्रावधान में हमने क्या कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो ऑफिसर हैं, वो क्या, वो ऑफिसर अब कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे। जैसे मान लो, फिर वही गूगल वाले उदाहरण पे आते हैं। जैसे मान लो यूएसए की एक कंपनी गूगल है। अब गूगल का एक अधिकारी भारत में है ना। वो तो आया गूगल के लिए काम करने, लेकिन मान लो अपना कोई प्राइवेट बिजनेस भी चालू कर दे, तो आप मुझे बताओ वो किस पे ज़्यादा ध्यान देगा, अपने प्राइवेट में कि अपनी कंपनी के काम में? प्राइवेट पे ज़्यादा ध्यान देगा ना। तो जब प्राइवेट वाले काम में ध्यान देगा तो नुकसान किसको होगा? कंपनी को। कंपनी को जब नुकसान होगा तो फायदा नहीं होगा, टैक्स नहीं देगी, सरकार को गुस्सा आएगा। तो सरकार ने क्या कह दिया कि भाई अब बंद, अब जो तुम लोग करप्शन कर रहे थे ना, वो ये सब नहीं कर पाओगे, अब कोई निजी व्यापार नहीं, इसको भी करना हो तो इसके लिए एक अलग से लाइसेंस लो। अब सब बातें हमें बताओगे तभी होगा। अर्थात लाइसेंस मतलब परमिशन लो हमसे। कभी आप सुनिएगा क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय के गवर्नर थे 1765 के आसपास, उन्होंने बहुत पैसा कमाया था, तो उन्हीं सब पे ये एक्शन हो रहा है। अब पैसा तो कमा के वो निकल गए, खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ रहा है,
ठीक, तो निजी व्यापार पे रोक लग गई। जैसे वर्तमान में देखिए, आप कोई सरकारी नौकरी अगर कर रहे होंगे तो आप कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते। जैसे एक डॉक्टर अगर सरकारी डॉक्टर है तो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, है ना। एक टीचर अगर सरकारी टीचर है तो कोचिंग नहीं पढ़ा सकता। समझ गए बात, पढ़ाते अलग बात है वो। तो इस तरह ये हमने 4 प्रावधान बताए। और आपको कोई नया याद आ रहा हो तो आप लोगों ने पढ़ा हो अगर, क्योंकि मैंने कह के आया था ना कि आप भी पढ़ के आइएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर एक था तो ये कहा गया कि कंपनी के सारे कागज या कंपनी की सारी जानकारी सरकार को बताई जाएगी। कैसे? जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, तो भारत में जो भी काम होगा वो कहाँ, जो ब्रिटिश में बैठे हैं ना, ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन में कंपनी के मालिक बैठे हैं। मैं बार बार कंपनी के मालिक इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करना चाहता ताकि आप घबरा ना जाओ, है ना। जिसको बोलते हैं निदेशक मंडल, है ना, निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये मालिक हैं। तो ये कहा गया कि जो भी कंपनी का काम होगा उसकी सारी जानकारी कंपनी के मालिक को तो होगी ही होगी। और कंपनी के मालिक किसको देंगे? जो वहां की सरकार होगी, है ना। अर्थात अब वहां की सरकार को समस्त जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा नियम बना दिया। तो अब ये क्या है, ये क्या है, समझ रहे हैं आप बात। अब वहां की सरकार ने नियंत्रण स्थापित कर रही है, धीरे धीरे कर रही है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है कि कंपनी को पूरी तरह से नियंत्रित करना है। तो उसकी शुरुआत अभी हुई। अब शुरुआत तो किसी बहाने से ही करना था, तो बहाना यही था कि तुम बर्बाद हो रहे हो, तुम नुकसान कर रहे हो। तो एक कानून बनाया और कानून के नाम पर अब नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो इस तरह काम होना चालू हुआ। अब हम इस कानून का प्रभाव पढ़ते हैं। इस कानून का प्रभाव क्या है? तो देखिए, इस कानून का सबसे पहला प्रभाव यह है कि पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में वहां की संसद ने अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, ना, अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया पहली बार। दूसरी बात, इस कानून का प्रभाव क्या है? इस कानून का यह प्रभाव है कि अभी जो कंपनियों से संबंधित अधिकार थे वो अलग अलग गवर्नर में थे। बंगाल के गवर्नर में अलग, मद्रास के गवर्नर में अलग और मुंबई के गवर्नर में अलग। अब उन शक्तियों को एक गवर्नर में सीमित किया जाने लगा, अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण करने लगे। बात समझ में आ रही? अर्थात जो शक्तियां सब में थी, जैसे भारत में इस समय शक्तियां किसके किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास भी है, मुख्यमंत्री के पास भी है। लेकिन मान लो मुख्यमंत्रियों से शक्ति लेके अगर सारी शक्ति प्रधानमंत्री को दे दी जाए तो उसी को बोलते हैं शक्तियों का या पावर का सेंट्रलाइजेशन करना। तो ये होने लगा था। इसलिए मैं बता रहा हूं कि मान लो कभी मेंस प्री में पूछ लिया कि 1773 कानून का प्रभाव है ना, डिसेंट्रलाइज्ड होना, तो आप समझ जाओगे नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि वहां से सेंट्रलाइजेशन चालू हुआ था। मैं एक एक बात पे ध्यान दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं इतना पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट, वो उससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा सिविल सर्विस में, है ना। और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, अब उसमें समय इसलिए लग रहा है क्योंकि काम बहुत करना पड़ता है, तो उससे बाहर भी कोई नहीं एग्जाम में आएगा। अगर आएगा भी तो सबके लिए है, कोई नहीं उसको सॉल्व कर पाएगा, तो कंपटीशन ही नहीं है। यही होती है देखो स्मार्ट स्टडी। अब आपको मैंने फिर बताया था कि मान लो एक क्वेश्चन कभी बाहर से आ गया, अब वो बाहर से आ गया तो आप उसके लिए पूरी एक किताब पढ़ो 2 महीने तक, है ना। तो ये नहीं करना हमें। वो आ गया तो आ गया, अगली बार फिर आएगा। हर साल इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आते हैं जिसको कोई नहीं जानता। आपको उसमें टाइम नहीं बर्बाद करना, आपको वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो सब सरल, जो सब कोई करके आएंगे। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया जो सब सही कर रहे हैं, तभी आप मेरिट से बाहर हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही ना? इतना तो आनी चाहिए यार, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो मैं मजाक कर रहा हूं, अगर कोई बात भी समझ में ना आए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में तुरंत कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा वो बात। मैं आपको ऑफिस के थ्रू फोन करवा के वो बात बिल्कुल क्लियर करूंगा। आप सब कोई को हर बात समझ में आनी चाहिए, बस आपके अंदर पढ़ाई करने का जज्बा हो। तो इस तरह हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का बैकग्राउंड पढ़ा, उसके प्रावधान पढ़े और फिर हमने उसका प्रभाव पढ़ा।
सब चीज़ें आपको लग रहा होगा सही हो गई, पर ऐसा नहीं, स्थिति और खराब हो गई। स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था वहां की सरकार ने, वो किसका एजेंसी थी? वो सरकार की एजेंसी थी, है ना, क्योंकि सरकार ने कानून बनाया। अब समझिए स्थिति क्या है। जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत है, अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, जैसे गूगल। अब इसी कंपनी के आदमी यहां पर गवर्नर के तौर पे काम कर रहे हैं। ये लोग क्या है? प्राइवेट नौकरी वाले लोग हैं। अभी बस इतना मान के चलिएगा, ठीक। लेकिन जो 1773 का कानून बना, उससे सुप्रीम कोर्ट भी बन गया है, और सुप्रीम कोर्ट में अब जो लोग काम करेंगे वो किसके आदमी होंगे? वो ब्रिटिश सरकार के एक प्रकार से, है ना। अर्थात ये अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रही थी। साथ में सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा पावर भी दी गई थी। किसके बराबर? जो गवर्नर जनरल था ना, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, इसके लगभग बराबर पावर थी। अब बताइए, भारत में कोई भी डिसीजन लेगा उसमें गवर्नर जनरल को भी पावर है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था, है ना, जिनका नाम इम्पे था, ठीक, उनको भी था। तो बताइए टकराहट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि कंपनी को लगता था, कंपनी के अधिकारियों को लगता था कि हमने सालों से मेहनत करके यहाँ पर कंपनी को बनाया है, और आके अब कोई आदमी कैसे इंजॉय कर सकता है ना, पावर को कैसे इंजॉय कर सकता है। तो आपस में इनके खूब टकराहट होने लगी, और जब टकराहट होगी तो क्या होगा? कार्य बाधित होगा। और यह समस्या सामने आई किसकी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की। इसने क्या किया? इसने एक नई समस्या पैदा कर दी कि कार्यों में ओवरलैपिंग होने लगी, है ना। अब मान लो कोई नियम बना, उस नियम को गवर्नर जनरल कह रहा है सही है, और दूसरी तरफ क्या, जनरल इम्पे जो है, सॉरी जनरल कह रहा हूं, जो न्यायाधीश इम्पे हैं, वो इम्पे कह रहे हैं नहीं ये गलत है। तो आपस में ये दोनों लड़ जाएंगे। अब दोनों की समान रूप से पावर है, तो किसकी बात कौन माने? बड़ी दुविधा। तो इसको खत्म करने के लिए, इस दुविधा को खत्म करने के लिए कई कोशिश की गई। उसमें से एक कोशिश थी फॉक्स एक्ट, है ना। वहां की सरकार ने एक एक्ट लाने की कोशिश की, फॉक्स एक्ट, और सोचा कि इसके माध्यम से सब कुछ सही कर दें। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जान के कि वो कानून वहां पारित नहीं हुआ, और वहां की सरकार गिर गई। वहां की सरकार भारतीय इशू पे या भारतीय मुद्दे पे गिर गई। अब समझ जाइए भारत का रोल कितना बड़ा था वहां पर, है ना, कि वहां की सरकार भारतीय मुद्दे पे गिर गई। पहली बार हुआ था ऐसा, पहली बार क्या, अंतिम बार भी यही था, फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो 1773 एक्ट की जो कमियां थी, उन कमियों को सही करने के लिए एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, है ना। सेटलमेंट मतलब क्या होता है? सेटल कर दो किसी तरह, ठीक। तो सेटल करने की कोशिश की गई। तो सेटल करने में क्या कहा गया? सेटल करने में यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई थी ना, वो कम कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, जो बार बार में टांग अड़ा रहे थे, उनकी पावर कम कर दी। इस तरह से गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल था, जिसको कहा गया था कि वो अपनी काउंसिल के माध्यम से काम करेगा, है ना, तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको ज्यादा पावरफुल किया गया, और जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी पावर कम कर दी गई। अर्थात दोनों की शक्तियों को अब अलग अलग कर दिया गया, ओवरलैपिंग को खत्म कर दिया गया। मेरी बात समझ में आई? अब जो काउंसिल थी, जो गवर्नर की काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की, अब उसको पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। अब वो अपने हिसाब से काम कर सकता था। पहले ये प्रावधान था कि जो भी कानून बनेगा, जो भी नियम बनेगा, उसको न्यायालय से अनुमोदित होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। जैसे अगर वर्तमान में एक उदाहरण लूं, तो एक ऐसा कोई नियम बना दिया जाए कि मोदी जी कोई भी अगर डिसीजन लें तो उस डिसीजन को भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। मतलब भारत का सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगा, फिर ही वो कानून बनेगा, नियम बनेगा, ऐसा हो मान लो। मतलब जो भारत में कैबिनेट है इस समय, वो कोई भी नियम बना दे, लेकिन वो नियम व्यवहार में कब आएगा? जब सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर लेगी।
अगर ऐसा हो जाएगा तो बताइए भारत का क्या हाल होगा। आपस में कैबिनेट है और सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहेंगे ना, यही होगा ना। यही उस समय हुआ था। उस समय का जो सुप्रीम कोर्ट था और उस समय की जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो आपस में ऐसे ही टकरा रही थी। फिर नया एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और उसके तहत क्या किया, उसके तहत जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको मुक्ति मिल गई। अब उसको कहा कि तुम अपने तरीके से काम कर सकते हो। तो इस तरह सुधार किया गया। फिर एक नया एक्ट आया, है ना। ये सब एक्ट से सीधे सवाल आ सकते हैं, प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा चांस है, इसीलिए मैं इसमें आपको बताता जा रहा हूँ। जो नया एक्ट आया वो पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। और सही बताऊँ, जब इनको आप पढ़ते होगे ना या किसी ने पढ़ा होगा तो बहुत बोर हुए होगे। ये याद नहीं होते, ऐसे रटने में मुश्किल हो जाती है, बड़ी समस्या आती है। इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा काम कर रहा हूँ ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये कब आया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया, अब आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। अब जो भी कानून आ रहे हैं उनका उद्देश्य समझ लीजिए क्या है। उनका उद्देश्य है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य प्रणाली में सुधार करना, जबकि हिडन एजेंडा क्या है, किसी भी तरह उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं, है ना। तो अब इसके तहत क्या किया, इसके तहत 1784 के तहत जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके तहत ये किया कि कहा गया कि जो भारत है, भारत में दो तरह की गतिविधियां कर रही थी कंपनी। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, दो तरह के काम कर रही थी। एक काम क्या कर रही थी, सैन्य, है ना, राजाओं से लड़ना, ठीक है, जमीन कब्जाना, ठीक है, राजनीतिक मामलों में सारे काम करना, किससे संधि करनी है, किससे संधि नहीं करनी, किसको सैन्य मदद देनी है, किसको सैन्य मदद नहीं देनी, ये सब काम कर रही थी। और दूसरा काम क्या कर रही थी, व्यापारिक काम, है ना। दूसरा काम व्यापारिक काम कर रही थी, वही फैक्ट्री वाला सामान बनाना बेचना, है ना। तो दो तरह के काम कर रही थी कंपनी। और 1773 में अभी हमने क्या किया था, इनडायरेक्टली हस्तक्षेप किया था वहां की सरकार ने। वहां की सरकार ने क्या कहा था कि कंपनी के सभी कामों की जानकारी, कंपनी के सभी कामों की जानकारी किसको दी जाएगी, वहां की सरकार को। ऐसा था ना, मेरी बात ठीक। लेकिन अब पिट्स इंडिया एक्ट में स्थिति बदल रही है। स्थिति क्या हो रही है, स्थिति ये हो रही है ठीक, अब स्थिति ये हो रही है कि वहां की सरकार ने कहा, अर्थात वहां की संसद ने इस कानून के तहत क्या कहा, इस कानून के तहत कहा कि अब जो कंपनी के काम है उसको दो भागों में बांटो, अलग अलग। सैन्य काम को अलग करो और व्यापारिक कामों को अलग करो। सैन्य कामों का नियंत्रण किसके पास होगा, सैन्य कामों के लिए एक अलग से क्या बनाया, एक अलग से बोर्ड बनाया जिसका नाम रखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और साथ में जो कहा कि जो व्यापारिक काम है ना उसका मालिक वही रहेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। याद रखिएगा ये दोनों संस्थाएं कहाँ हैं, वहीं ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, है ना। इंग्लैंड वर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि उस समय इंग्लैंड ही कहा जाता था। तो इंग्लैंड में थी ये दोनों संस्थाएं। अर्थात अब क्या हुआ, अब आप समझिए, अब इस नए कानून के तहत एक नई संस्था बनाई गई जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहली बात तो ये समझिए, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है उसके तहत एक नई संस्था बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस संस्था का काम क्या था, इस संस्था का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य मामलों को नियंत्रित करना, सैन्य व राजनीतिक मामलों को, ठीक। और इसमें कितने लोग होंगे, इसमें 6 लोग होंगे, समझ में आ रही। और इन 6 लोगों को कौन नियुक्त करेगा, इन 6 लोगों को वहां का सम्राट नियुक्त करेगा, ठीक।
अब आप समझ रहे बात। इन 6 लोगों को कौन नियुक्त कर रहा है? सम्राट। अर्थात इन 6 में किनका नियंत्रण है? सम्राट का। सम्राट मतलब वहां की सरकार मान के चलो, ठीक। अब जब इन 6 लोगों पर सम्राट का नियंत्रण है तो ये बात समझ गए कि जितने भी कंपनी के सैन्य मामले थे उसमें किसका नियंत्रण हो गया? उसमें नियंत्रण हो गया वहां की सम्राट का। और अब कंपनी क्या रह गई? अब कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था बन के रह गई, बस। मेरी बात समझ में आई? अब केवल कंपनी के पास कैसे रह गए अधिकार? केवल व्यापारिक मामलों के। और इस कानून की एक खासियत और है, इस कानून ने पहली बार एक शब्द लिखा, उसका मतलब था ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, अर्थात जो ब्रिटिश क्षेत्र के कब्जे वाला क्षेत्र है। पहली बार इसने भारत के उस क्षेत्र को कैसा माना? अपने अंतर्गत माना। अर्थात पहली बार उपनिवेशवाद की एक झलक दिखती है। अभी तक तो कंपनी का नियंत्रण मान रहे थे ना, किसी देश का नियंत्रण नहीं मान रहे थे, लेकिन अब उसको किसका नियंत्रण मानने लगे? देश का नियंत्रण। कहा गया कि यह क्षेत्र कंपनी का नहीं, अब ब्रिटिश का है। मेरी बात समझ में आई? तो एक देश का दूसरे देश पे क्या होने लगा? कब्जा। इसी को क्या बोलते हैं हम? साम्राज्यवाद, है ना। तो यहां से साम्राज्यवाद का आपको लक्षण दिखेगा। साथ में आप ये भी कह सकते हो कि अब जो भारत में कंपनी काम कर रही थी उसमें कितने लोगों का नियंत्रण हो गया था? 2 लोगों का, है ना। डायरेक्टली किसका हुआ? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अब स्पष्ट था, प्रत्यक्ष था। अगर कोई भी सैन्य कार्रवाई करनी है गवर्नर जनरल को तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछे। भाई भारत में है तो पावर किसके पास? बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। लेकिन जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको कोई सैन्य कार्रवाई करनी होती थी तो बीओसी से बात करो, और अगर उसे कोई व्यापारिक कार्रवाई करनी है तो सीओडी से बात करो। तो इस तरह की 2 संस्थाएं बन गई। तो इसी को कहा गया कि फिर द्वैध शासन आ गया। यह शब्द कई बार आएगा और हर बार इसका मतलब अलग है, ठीक है, लेकिन हर बार इसका मैं मतलब आपको बताता चलूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। तो क्या हुआ? 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत भारत में द्वैध शासन की स्थापना हुई। साथ ही इसमें एक नया प्रावधान भी किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल था ना बंगाल का, जो उसमें 4 लोग सदस्य थे उसकी कार्यकारी परिषद में, है ना, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 4 लोग मेंबर थे, उसमें से एक मेंबर को हटा दिया। अब कहा कि केवल एक गवर्नर होगा और साथ में 3 मेंबर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले 4 मेंबर होते थे, किसी मुद्दे में 2 एक तरफ हो जाते थे, 2 एक तरफ हो जाते थे। अब गवर्नर जनरल किसकी बात माने, ये भी दुविधा, है ना। तो अब कहा कि 3 लोग होंगे। अब एक साइड 2 होंगे, एक साइड 1 होगा। भाई ऐसे ही होगा ना। अब कोई भी अगर नया नियम बनाना होगा या कोई भी नया प्रावधान करना होगा तो उसके पक्ष में या तो 2 लोग होंगे या तो तीनों लोग भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी ना कि 2 पक्ष में होंगे 2 विपक्ष में होंगे, तो कंफ्यूजन वाला मामला खत्म कर दिया। अब तो ये भी सुधार किया। तो इस तरह पीट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? 2 काम किए। एक तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको रिफॉर्म किया, साथ में ब्रिटिश ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। जो 1773 में अप्रत्यक्ष था, अब बहुत छोटा सा नियंत्रण था, केवल जानकारी लेना था। जैसे मान लो मैं आप में नियंत्रण स्थापित कर दूं कि आप कितने घंटे पढ़ो मुझे बताओ, है तो एक प्रकार से नियंत्रण, लेकिन इनडायरेक्टली और बहुत छोटे अमाउंट में। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि कितने घंटे पढ़ना है मैं डिसाइड करूंगा, तो ये क्या हुआ? नियंत्रण बढ़ गया। ऐसे ही कुछ नियंत्रण बढ़ गया, ये मान के चलिए। तो 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब सवाल आता है कि इसके बाद क्या हुआ? इस कानून का एक और प्रावधान था। 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट था उसमें यह भी कह दिया कि अब गवर्नर जनरल कोई भी युद्ध करेगा या कोई भी संधि करेगा तो उसके लिए पहले किससे पूछेगा? पहले पूछेगा संस्था से, अर्थात उसकी पावर भी थोड़ी कम कर दी गई। अब संधि वंधि करने में भी उसे पहले पूछना होगा, क्योंकि इतना युद्ध लड़ रहे थे ना गवर्नर जनरल कि वहां के सरकार को डर लग रहा था कि ये रात दिन युद्ध करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध में सब बर्बाद कर दे। ज्यादा लालच के चक्कर में कंपनी कहीं खुद को डुबो न ले, ये भी डर था।
वहाँ की सरकार को ये डर लगता था कि ये कंपनी के लोग लालच हो आ जाए इनके मन में और ज़्यादा क्षेत्र कब्जाने के चक्कर में ऐसा हो कि बाद में भारत के राजा मिल जाएं उसको भगा दें। तो ये भी कहा कि थोड़ी संयम के साथ काम करो, है ना। तो गवर्नर जनरल पे एक रोक लगाने की कोशिश की, रोक नहीं मतलब उसको नियंत्रित करने की कोशिश की। जब आप इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको ये सब फैक्ट जुड़ने लगेंगे। कैसे गवर्नर जनरल इतने ज़्यादा युद्ध लड़ने लगे थे कि उसका एक अलग नुकसान होता था कि युद्ध में इतना खर्च हो जाता था, है ना। तो इस तरह से 1784 का हमारा एक्ट कंप्लीट हो गया। 1784 के बाद एक एक्ट और आया था 1786 का एक्ट, जिसे बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत कहा गया कि गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर कर दिया है। गवर्नर जनरल को इतने पावर दे दी कि वो अपने काउंसिल के निर्णय को भी निरस्त कर सकता है ना। जैसे ये 3 लोगों का निर्णय था, अब इसके निर्णय को मानना पड़ता था गवर्नर जनरल को। फिर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को इतना पावर दे दिया कि वह इन 3 लोगों के निर्णय को भी कैंसिल कर सकता है, कुछ भी बोलो करेगा अपने मन का, है ना। तो अर्थात एक प्रकार से ये केवल क्या हो गई, सलाह देने वाली संस्था बन गई। ये कब, ये 1786 के एक एक्ट की बात है ना। 1786 में एक एक्ट आया था, उसकी बात है। मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि मान लीजिए कभी आ जाए कि 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट का प्रावधान है ना, गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णयों को रद्द कर सकता है, तो आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, ये 1786 में आया था, ठीक। तो 1786 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल को और पावरफुल का बनाया गया कि वह अपने काउंसिल के निर्णय को भी नष्ट कर सकता है। साथ में गवर्नर जनरल को उस समय क्या प्रधान सेनापति भी बना दिया, अर्थात अब उसके पास सैन्य संबंधित पूरी शक्तियां आ गई, है ना। ये चीजें जो समझ में ना आए थोड़ी बहुत रट लेना, हर चीज आपको कॉन्सेप्ट आए जरूरी नहीं है ना। कुछ आप जब पढ़ोगे ना तो आपकी बातें क्लियर होंगी। अभी तो मैं कहानी के तौर पे बताता जा रहा हूं। अब 1784 हो गया, 1786 हो गया, फिर आया 1813 का एक्ट, ठीक। 1813 का चार्टर एक्ट, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। अब देखिए इस एक्ट के समय क्या है, फिर वही समझिए कि ब्रिटिश सरकार क्या चाह रही थी, इंग्लैंड की सरकार क्या चाह रही थी, कंपनी में पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करना। और हुआ भी क्यों ये समझिए, ये ब्रिटेन था, 1600 में यहां पर कुछ लोग अमीर थे, उन अमीर ने क्या बनाया, एक कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी को सारे पावर मिल गए क्योंकि यही एक कंपनी बस थी। लेकिन 1800 के समय तक यहां पर कई सारी छोटी छोटी कंपनियां बन गई थी और जो पावरफुल भी थी, है ना। साथ में यहां पर 200 साल में क्या हुआ, जो सम्राट था उसका पावर कम हो गया और संसद का पावर बढ़ गया, है ना। तो वहां की संसद क्या हो रही थी, शक्तिशाली होती जा रही थी और सम्राट कम होता जा रहा था उसका प्रभाव। तो ये सब बातें आप समझिए कैसे है, चूंकि संसद क्या चाहती है, संसद नियमों पे काम करती है, तर्क पे काम करती है ना कि घूसखोरी या रिश्वत पे। अब मान लो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सम्राट को पैसा दे दिया होगा, घूस खिला दी होगी, सम्राट ने इसको सारे पावर दे दिए, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था। अब तो जो ज़्यादा अच्छा होगा उसी को लाइसेंस मिलेगा। तो ये जो छोटी छोटी कंपनियां थी ये भी क्या कह रही थी, ये भी कह रही थी कि हमको भारत में व्यापार करने का अधिकार मिले, ऐसा ये कहा, है ना। अर्थात इन छोटी छोटी कंपनियों ने कहा कि जो आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दे दिया है, जो आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दे दिया है उसको समाप्त करो, अब हमें भी अधिकार दो, हमें भी वहां बिजनेस करने दो। और साथ में इन्होंने तर्क भी दिया कि हम जब जाएंगे ना बिजनेस करने तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हम कंपटीशन करेंगे, तो फिर जब कंपटीशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की कोशिश करेंगे, तो दोनों कंपनी प्रॉफिट में रहेंगी। जैसे वर्तमान में आप ये मान लो कि जैसे गूगल थी, गूगल के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप भी आ जाए तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, दोनों अमेरिका की कंपनी है
अब अमेरिका ने पहले तो गूगल बस को आने दिया था, लेकिन वहां से फेसबुक को बेच दिया। तो गूगल और फेसबुक क्या करेंगे, अब ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन करेंगे कि हमें भारत से ज्यादा फायदा कमाना है। तो फायदा जब दोनों कमाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो टैक्स किसको देंगे, यूएसए को ही तो देंगे। तो यूएसए और खुश होगा। ऐसे ही वहां की संसद ने भी सोचा होगा कि अब हम क्या करें, अब हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापार संबंधित एकाधिकार को खत्म कर दें। यह 1800 के समय की बात है। तो यही हुआ 1813 में। 1813 में क्या किया, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया। अर्थात अब भारत में कोई दूसरी ब्रिटिश कंपनी भी आके व्यापार कर सकती है। पर इसमें दो चीजें अपवाद छोड़ दी। पहला अपवाद ये छोड़ा कि जो भारत में चाय संबंधित व्यापार होता है ना, अर्थात भारत से जो चाय का व्यापार होता है, उस व्यापार पे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। साथ में जो चीन से व्यापार होता है, चीन व चाय, दो याद रखिएगा, चीन व चाय से संबंधित मामलों में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक। और उसके तहत हमने क्या पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया। केवल दो चीजें अपवाद छोड़ी, एक तो टी के मामले में और दूसरा छोड़ा जो चाइना के साथ व्यापार होता था। ईस्ट इंडिया का मतलब एशिया साइड से समझिएगा, है ना। तो अब कोई भी आके भारत में चीन में नहीं कर सकता था अभी 1813। तो इस तरह 1813 का चार्टर एक्ट ने किया। 1813 के चार्टर एक्ट ने एक चीज और की। देखो 1800 के समय क्या था कि ब्रिटिश में कुछ बौद्धिक लोग थे, है ना, वो अपने आप को बहुत विद्वान समझते थे और वो ये समझते थे कि हम गोरे लोग विद्वान होते हैं और जो ब्लैक लोग होते हैं ना वो मूर्ख होते हैं। और साथ में ये भी कहते थे कि हम गोरे लोगों का उद्देश्य है कि हम इन ब्लैक लोगों को अच्छा बनाए, सभ्य बनाए। ऐसा वो कहा करते थे कि यार हमारे ऊपर एक बोझ है। वो कहा करते थे, जो व्हाइट पीपल है वो कहा करते थे कि हमारे ऊपर एक बोझ है, वो बोझ है कि हमको ब्लैक पीपल्स को सभ्य बनाना है। जबकि वास्तविक रूप से आप बता दूं कि सबसे असभ्य वही लोग होते थे। भारत कई मामलों में उनसे ज्यादा सिविलाइज था, पर उनकी अपनी क्या थी मनोदशा, वो ये कहते थे कि हम व्हाइट पीपल्स ऐसा एक बर्डन लिए हुए हैं, एक बोझ लिए हुए हैं कि हमको ब्लैक पीपल को सभ्य बनाना है। इसी को बोलते हैं व्हाइट बर्डन। तो ऐसा ये लोग कहा करते थे। तो इसी के तहत उन बौद्धिक लोगों ने कहा कि यार देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत व्यापार कर लिया, अब हमको वहां पर अपने ईसाई धर्म को फैलाना होगा और ईसाई धर्म से ही ये लोग सभ्य बनेंगे, क्योंकि इनके पास तो कोई अच्छा धर्म ही नहीं है। ऐसा वो लोग कहते थे। वो कहते थे कि ईसाई धर्म सबसे अच्छा धर्म है, तो चलो ईसाई धर्म का वहां पर प्रभाव पैदा करें, है ना, हमें धर्म का विस्तार करना होगा, अपने ईसाई धर्म का फैलाव करना होगा। अर्थात 1853 ऐसे बौद्धिक लोग बोलते थे। अब वहां ये बौद्धिक लोगों की बड़ी चलती थी, है ना। तो जब ये कानून बन रहा था 1813 का चार्टर एक्ट, तो इस कानून में एक प्रावधान ये भी कर दिया कि अब भारत में ईसाई मिशनरी जा सकते हैं, है ना। मिशनरी का मतलब वही होता है जो आके अपने धर्म को व्याख्या करते हैं। और वाकई ये लोग आके बहुत धर्मांतरण कराया। जितने भी ट्राइबल्स एरिया थे ना, आज देखिए कई ट्राइबल्स एरिया में आपको क्रिश्चियन बहुत मिलेंगे, ये उन्हीं के कारण था। वो आए, कई उसका सकारात्मक प्रभाव था। जब वो आए ना तो उन्होंने क्या किया, शिक्षा को बहुत फैलाया। ये ईसाई मिशनरी क्या करते थे, जैसे मान लो जब बंगाल आए तो अब बंगाल के लोगों से इन्हें बात करनी होगी, तो इन्हें पहले बंगाली पढ़नी होगी, है ना। तो ये लोग जब बंगाली पढ़ते थे तो उसकी पूरी एक ग्रामर की बुक बनाते थे। वो ग्रामर की बुक फिर सबके लिए काम आती थी, समझ रहे। तो इस तरह इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्याकरण में बहुत काम किया भारत के। उसका फायदा इंडियन लिटरेचर को हुआ, भारतीय साहित्य को हुआ, है ना। अगर एक कभी सकारात्मक फायदा आपसे पूछा जाए तो ये है। साथ में इनका नकारात्मक, इन्होंने क्या किया, आके अपने ईसाई विचारों को फैलाना चालू किया। जो ईसाई धर्म थे उसके विचारों को फैलाना चालू किया। तो मैंने ये बताया आपको 1813 के चार्टर एक्ट ने पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति दी। अनुमति क्यों मिली, क्योंकि वहां बौद्धिक लोगों का प्रभाव था और वो बौद्धिक लोग क्या कहा करते थे कि हम जाके भारत को सभ्य बनाएंगे, हमारा धर्म सभ्य है, यही सबसे बेहतर काम करेगा। फिर दूसरी बात, दो प्रावधान मैंने बता दिए। पहला प्रावधान एकाधिकार खत्म करना, दूसरा प्रावधान ईसाई मिशनरियों का।
मैं इसलिए बात इतनी रिपीट कर रहा हूं ना कि आपको ये चीज रट जाए। तीसरा जो प्रावधान था 1813 चार्टर एक्ट का, वो ये था कि भारत को पहली बार 1,00,000 रुपए एजुकेशन के लिए दिया गया। अब आप कहोगे कि 1,00,000 में क्या होता है ना? तो देखिए उन्होंने कितना दिया, 1,00,000 रुपए। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई 1,00,000 रुपए क्यों दिया? तो उनका यह उद्देश्य था कि भारत में कुछ लोगों को हम पढ़ाई शिक्षा देंगे, है ना। और यह शिक्षा कैसी होगी? यह शिक्षा होगी जो ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा करती होगी। मतलब हम ऐसे पढ़ाएंगे कि ब्रिटिश सबसे अच्छे हैं, ठीक, इनसे अच्छा कोई नहीं है, ताकि भारत में ब्रिटिश लोगों की स्वीकार्यता बढ़े। जैसे मान लो आपके गांव में कोई व्यक्ति जा रहा है और उस व्यक्ति के बारे में मैं आपको पहले से कान में भर दूं कि ये व्यक्ति चोर है, इसको बहुत मारना। तो जब वो व्यक्ति आएगा तो आप क्या करोगे? आप उसको मारने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके मन में उसके प्रति क्या हो गया है, नकारात्मक बातें भर गई हैं। लेकिन वहीं आपको पढ़ा दूं कि आपके गांव में जो व्यक्ति आ रहा है ना, एक मान लीजिए कोई एक व्यक्ति एक्स आ रहा है, वो बहुत शानदार आदमी है, तो आप क्या करोगे? उसका स्वागत करोगे। तो ये कैसे? एजुकेशन से हो रहा है ना, शिक्षा से। तो क्या होगा, इन्होंने सोचा कि चलो हम कुछ भारतीय लोगों को एजुकेशन देंगे, वो क्या होगा, वो भारतीय लोगों को ब्रिटिश के प्रति क्या करेगी, भक्त बनाएगी। और साथ में कुछ बाबू भी पैदा होंगे। बाबू क्यों? क्योंकि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी का फैलाव हो रहा था, तो काम करने वाले लोग भी तो चाहिए थे। अब ये बताओ, हम कोई आदमी को ब्रिटेन से लेके आएंगे और चपरासी का काम करवाएंगे, तो उसके आने जाने का खर्चा दो, और ये बताइए वो सस्ते में काम करेगा क्या? या अपना घर छोड़ के आ रहा है तो बड़ा पैसा लेगा, तो इससे ब्रिटिश जो कंपनी है उसको नुकसान होगा। तो उसने ये सोचा कि चलो हम भारत से ही ऐसे लोगों को ले लेते हैं, एक तो ये लोग सस्ते में काम भी कर देंगे, तो जिससे कंपनी को फायदा भी ज़्यादा होगा, सस्ते में मजदूर मिल जाएंगे। जैसे आपके गांव में काम करवाना हो, आप शहर से मजदूर लेके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि गांव का ही कोई मजदूर ले लोगे, है ना। अब शहर का लेके जाओगे तो आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा, साथ में शहरी मजदूर के भाव अलग बढ़े होंगे, गांव वाला चुपचाप से काम भी कर देगा, कुछ ऐसी स्थिति रही होगी। तो 1,00,000 रुपए दिया इसीलिए कि लोगों का जो मनोविज्ञान है वो ब्रिटिश के सकारात्मक पक्ष पे जाए, साथ में सस्ता बाबू तो मिल जाए। और 1,00,000 रुपए इसलिए दिए कि सोचा कि अगर मान लो 2 लोगों को पढ़ा दिया, है ना, तो ये 2 लोग क्या करेंगे, ये 2 लोग 4 लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है, ऐसे मतलब 6 लोगों को, ठीक है। तो कहा इस तरह से काम करेगा हमारा मॉडल, है ना। फिर ये 6 लोग किसको पढ़ा देंगे, 36 लोगों को, ऐसे मतलब चलेगा। एक आदमी को हम पढ़ाएंगे, फिर वो आदमी कई को पढ़ाएगा, वो कईयों को पढ़ाएगा। तो कहा केवल 1,00,000 रुपए से इस तरह चीजें होंगी, है ना। इसको निस्पंदन सिद्धांत बोलते हैं, चू चू कर ड्रॉप टाइप से चुएगी शिक्षा, है ना। जैसे ब्रिटिश किसी एक आदमी ने 2 को पढ़ाया, 2 ने 6 को पढ़ाया, 6 ने 36 को पढ़ाया, अर्थात चू चू कर ड्रॉप की तरह काम चल रहा है। तो इस तरह से 1813 के एक्ट के ये प्रावधान है ना। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया। ब्रिटिश सरकार ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार भी छीन लिए। अब उसको क्या बना दिया, केवल एक प्रशासनिक संस्था, अर्थात अब केवल तुम प्रशासन देखो बस। मेरी बात समझ में आ रही? पहले क्या किया, इससे सैन्य मामले छीन लिए, कहा केवल व्यापार करो, प्रशासन देखो। फिर व्यापार संबंधित भी सारे एक अधिकार छीन लिए। अब केवल ये क्या रह गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, बस अब तुम एडमिनिस्ट्रेशन देखो, ठीक। तो 1813 का आपको चार्टर एक्ट भी समझ में आ गया। अब 1813 देखिए, जो चार्टर एक्ट आता है ना, एक प्रकार से वो लाइसेंस है। मैं बार बार क्या कह रहा हूं, चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो 20 साल के लिए फिर लाइसेंस आ गया। जब 20 साल के लिए लाइसेंस आया तो क्या हुआ, 1833 तक सब ऐसे चलता रहा। 1833 में फिर एक चार्टर एक्ट आया। और इस चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो उसका मोनोपोली था चीन में और चाय में, वो भी खत्म कर दिया पूरी तरीके से। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया 1833 के चार्टर एक्ट में। साथ में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, है ना, उसको पावर थी
अन्य गवर्नर से ज़्यादा। लेकिन अब उसको क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दी। अब उसको कहा तुम बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं, अब तुम भारत के गवर्नर जनरल हो। अब मुझे बताइएगा ये कौन शख्स था उस समय, भारत में कौन था गवर्नर जनरल? तो कहा अब तुम भारत के गवर्नर जनरल होगे, भारत के गवर्नर जनरल होगे। ठीक है, लीजिए अब एक नया प्रावधान हो गया। अब जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, तो उन्हें पहले कहा जाता था बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन अब उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अर्थात अब सारी शक्तियां उस पर हो गई। जो 1773 से सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस चालू हुआ था, अब वो प्रोसेस अपने चरम पे पहुंच रहा है। ठीक, साथ में मद्रास के और बंबई के जो गवर्नर थे, है ना, मैंने बताया था ना कि तीनों जगह अपने अपने गवर्नर काम कर रहे थे। ठीक है, पहले इसको ज्यादा पावर दी, इनको थोड़ी थोड़ी कम पावर दी, इनको कहा इसको इतनी पावर दे दी कि इन दोनों को कंट्रोल कर सकता है। फिर बाद में इस गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और जब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया तो इन दोनों के सारे अधिकार खत्म कर दिए कानून बनाने के। अब केवल ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसको कहा कि अब ये भारत का गवर्नर जनरल होगा, साथ ही ये पूरे भारत के संदर्भ में नियम बना सकेगा। और अब मद्रास व बंबई के गवर्नर जनरल कोई नियम नहीं बना पाएंगे। और इसके नियमों को कहा गया कि ये कानून की तरह होंगे, एक्ट की तरह। जैसे संसद कानून बना सकती थी, वैसे ही अब ये गवर्नर जनरल भी नियम बना सकेगा, जिसे एक्ट कहा जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कहोगे अब कि ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया। अब वो केवल एक प्रशासनिक संस्था रह गई, है ना। एक समस्या और भी आ रही थी इस समय। 1833 चार्टर एक्ट का एक प्रावधान है, मैं उसका बैकग्राउंड बता रहा हूं। एक समस्या ये आ रही थी कि इंग्लैंड से लगातार सुधार किए जा रहे थे, परंतु भारत में उसका असर नहीं हो रहा था। तो सवाल यह था कि क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे ये बताइए कि उस समय भारत में जो अधिकारी काम कर रहे थे, वो अधिकारी को नियुक्त कौन करता था? वो अधिकारियों को नियुक्त कोई परीक्षा से तो होता नहीं था। वो अधिकारियों को नियुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी नियुक्त करेगी तो अधिकारी किसके प्रति लॉयल होंगे, है ना। लॉयल किसके प्रति होंगे? वो होंगे अपनी कंपनी के प्रति लॉयल। जब अपनी कंपनी के प्रति लॉयल होंगे तो किसकी बात मानेंगे? कंपनी की, है ना। तो सरकार कितना भी कानून बना दे, भारत में तो आ नहीं रही, भारत में अधिकारियों को ही काम करना है, तो वो अधिकारी ब्रिटिश सरकार की बात ही नहीं मानते थे। वो बात किसकी मानते थे? अपनी कंपनी की। इसीलिए ये समस्या आ रही थी कि वहां से सरकार नए नए कानून बनाती है, पर भारत में उसका कुछ असर नहीं दिखता, है ना। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1833 का जो लाइसेंस दिया था, जो चार्टर एक्ट था, इसमें एक प्रावधान किया था। यह प्रावधान किया था कि जो अब सिविल सर्विस वाले लोग हैं, उनको एक परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाएगा, है ना। साथ में यह कहा कि अब जाति के आधार पे, रंग रूप धर्म के आधार पे नहीं, अब हम परीक्षा के आधार पे भर्ती करेंगे। सरकार तो ये चाह रही थी ना कि परीक्षा के आधार पे वो आएगा तो कंपनी के प्रति लॉयल नहीं होगा, हमारे प्रति लॉयल होगा, पर यह बात नहीं मानी गई। कंपनी ने इसका बहुत विरोध किया, है ना। तो 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार यह कहा गया कि सिविल सर्विस का खुली परीक्षा के द्वारा चयन हो, जो आज जैसे होता उस तरह हो, ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ब्रिटिश जो की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपने अधिकार नहीं छोड़ना चाह रही थी। और ठीक है, फिर ऐसा थोड़ी था कि वो बिल्कुल से कमजोर हो गई थी, इतनी बड़ी कंपनी, अभी भी उसका पावर था, तो उसकी बात मान ली गई। और इस 1833 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान और था। इसमें यह कहा गया था कि दास प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा, जो 1843 में खत्म हो गई थी। अब उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, सर्च करके। ठीक, तो इस तरह थोड़ी बहुत सुधार भी कर रही है ना, सामाजिक रूप से। क्यों? क्योंकि ये सब वही वाइट बर्डन थ्योरी थी, है ना, हमारा बोझ है, हमें सही करना है, वही सब चीजें हैं। साथ में एक नया नियम और इसमें बनाया गया चार्टर एक्ट में। इसमें यह बनाया गया कि जो काउंसिल थी ना, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, है ना, जिसे भारत का गवर्नर जनरल बोलते थे, उसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे।
ये किससे हुए थे? 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट से 3 हो गए थे ना। फिर उसमें एक नया मेंबर जोड़ा गया और कहा गया कि यह मेंबर केवल लीगल एडवाइस देगा। और ये लीगल एडवाइस देने के लिए जो मेंबर जोड़ा गया वो मेंबर था लॉर्ड मैकाले। समझ गया? लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसमें एक लीगल एडवाइजर के तौर पे सदस्य आएगा। वो सदस्य कौन हो गया? लॉर्ड मैकाले। साथ में इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि जो भी भारत में इस समय कई सारे कानून है ना, उन कानून को बड़ा व्यवस्थित किया जाए, है ना। अर्थात क्या किया जाए? उसको व्यवस्थित तरीके से संहिताकरण किया जाए, है, कोडिफाई किया जाए। तो उसके लिए एक विधि आयोग की गठित किया गया, जिसे भारत का पहला विधि आयोग कहते हैं, जिसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। अब ये क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए, इसी से आप समझ गए होंगे कि अब कानून को क्या करने जा रहे हैं? हम कोडिफाइड करने जा रहे हैं, है ना। तो यहां तक मैंने आज आपको समझाया। अब क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी तो बोर होने लगोगे आप। ठीक, अभी अभी नए नए बच्चे हो, सीख रहे हो पढ़ना, है ना। तो इसलिए आपको मैंने जो भी आज बताया, इस क्लास को 1 या 2 बार सुनिएगा ताकि सारी बातें याद हो जाएं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इनका जल्दी से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और फिर हम नए कानूनों को पढ़ेंगे। लंबी यात्रा है, चलते रहिए। संविधान ऐसे ही नहीं एक दिन में आ गया। नमस्ते।